एक पति पत्नी जो दोनों के दोनों टीचर हैं और उनकी नई नई शादी हुई है। वो दोनों एक 5 स्टार होटल पर खाना खाने के लिए जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर जाकर गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस 5 स्टार होटल के अंदर घुसने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र उस 5 स्टार होटल के बाहर बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है। इसके बाद उसका पति तो होटल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उस बुजुर्ग महिला को देखकर वहीं पर खड़ी रह गई थी। थोड़ी देर बाद पति वापस आता है और अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। तभी उसकी पत्नी उस बुजुर्ग महिला की तरफ इशारा करके कहती है कि ये जो बुजुर्ग महिला आपको दिखाई दे रही, जो पागलों की तरह बैठी हुई है, ये मेरी जिंदगी की सबसे अहम इंसान है। अब इस बात को सुनकर जो पति है पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये इसकी ज़िंदगी के अहम इंसान कैसे है, क्योंकि उसने शादी की है और वो जानता है कि ये किस किस को जाना पहचाना करती है। कौन थी वह बुजुर्ग महिला और किस वजह से उसकी पत्नी उससे कह रही थी कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा अहम इंसान है। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर एक 3.5 साल की बच्ची एक कोने में सिमटी सी हुई बैठी थी और वहां से आने जाने वाले लोगों की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। स्टेशन पर ही एक व्यक्ति पकौड़ा तल रहा था और उन पकौड़ों को देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ रहा था, मानो कि वो काफ़ी दिनों से भूखी हो और वो चाहती है कि इन पकौड़ों को खा लूं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती है और ऐसे आने जाने वाले यात्रियों को देखती रहती है। तभी उसी स्टेशन पर एक महिला आती है जिसका नाम होता है शारदा। शारदा जो कि एक अनाथ आश्रम चलाया करती है, उसने अपनी शादी नहीं की है और अपनी जिंदगी को बच्चों की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया है। इसी वजह से जब वह महिला वहां से जाती है तो उसकी नज़र उस छोटी सी लड़की पर पड़ जाती है, जो छोटी सी लड़की कोने में बैठी हुई थी। और इसके बाद जो शारदा होती है वहां पर जाकर उस बच्ची से बात करने लगती है। वह बच्ची ज़्यादा कुछ उसकी बात को नहीं समझ पाती है, लेकिन जब वह कहती है कि भूख लगी है, खाना खाओगे इशारे से, तो वह बच्ची समझ जाती है कि उसे खाना खिलाने के लिए कह रही है, तो वो सर नीचे की तरफ फैलाकर उससे हामी भर लेती है। इसके बाद जो शारदा होती है वहां पर बन रहे पकौड़े में से कुछ पकौड़े लाकर उसको खाने के लिए देती है और वह बच्ची एकदम से उन्हें खाने लगती है। इसके बाद शारदा को समझने में देर नहीं लगती कि यह लड़की यहाँ पर अनाथ है और यहाँ पर इसका कोई भी नहीं है। उसके बावजूद भी शारदा इधर उधर उसके बारे में पता करती है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसने उस लड़की को पहले भी कभी यहाँ देखा हो। वो तो आज रात के समय ही यहाँ पर आई है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद शारदा पुलिस को फ़ोन करती है और उन्हें बता देती है कि इस तरह से एक लड़की है, वो यहाँ पर मिली है। अगर उसको कोई ढूंढने वाला आए तो आप लोग उसे मेरे अनाथ आश्रम में भेज देना, क्योंकि मैं इसे वहीं पर ले जा रही हूँ और वहीं पर तब तक मैं अपने पास रख लूँगी। शारदा उसे अपने साथ ले जाती है और अनाथ आश्रम के अंदर अच्छी तरह से रखने लगती है। शारदा उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती है और 2-4 अक्षर जो वो बोला करती थी वो कुछ ऐसी लैंग्वेज थी जो शारदा के बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, लेकिन बच्ची बड़ी प्यारी और मासूम थी, तो इसी वजह से शारदा उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और कुछ ही दिनों के अंदर उसे हिंदी बोलना सिखा देती है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह बच्ची बड़ी होने लगती है। उसका शारदा ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया था जहां पर इस अनाथ आश्रम के सभी बच्चे पढ़ा करते थे। वहां पर यह बच्ची जिसका नाम महक है वह भी पढ़ने के लिए जाया करती है। महक जैसे ही बड़ी होती है तो उसी के साथ साथ वह अच्छी तरह से बोलने चालने लगती है और शारदा को अपनी माँ ही समझा करती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कहां से आई है और किस वजह से वो इस अनाथ आश्रम के अंदर रह रही है। वो तो केवल शारदा को अपनी मां समझा करती है और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी को अपने बहन भाई समझा करती है। एक दिन अचानक से जब महक 5वीं क्लास में होती है तो उसी दौरान बच्चे अपनी अपनी इच्छा जाहिर करने लगते हैं। सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे तो सभी बच्चे अपनी अपनी बात बताने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, कोई कहता है कि मुझे वकील बनना है, कोई कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है। इसके बाद वो लोग महक से उसकी इच्छा पूछने लगते हैं कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहती हो। इसके बाद महक इस बात को सोचकर थोड़ी सी हैरान है, क्योंकि अभी तक उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा है कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। इसके बाद वह कहती है कि मुझे तो नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, जो मेरी माँ कह देगी मैं वही बन जाऊंगी। इस बात को सुनकर जो शारदा माँ वहां पर बैठी हुई थी वह एकदम से हंसने लगती है और महक को अपने गले से लगा लेती है। वह कहती है कि बेटी ऐसे नहीं बना करते, इस चीज का तेरा मन करता है तो वही बन सकती है, जो तुझे चाहे वो बता देना। इसके बाद
बाद जो महक होती है इस बारे में सोचने लगती है कि उसे क्या बनना चाहिए जो अच्छा रहेगा उसके लिए और वो आसानी से बन भी सकती है। सोचते सोचते लगभग उसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद जब एक दिन शाम को सभी लोग एकत्रित होकर बैठे हुए थे, तभी वह सभी के सामने कहती है कि मुझे टीचर बनना है। अब इस बात को सुनकर जो शारदा माँ है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि बेटी तुझे टीचर ही क्यों बनना है। तो वो कहने लगती है कि माँ आप भी टीचर होना, तो मुझे आपकी तरह ही बनना है, इसीलिए मैं टीचर बनूंगी। इस बात को सुनकर शारदा माँ हंसने लगती है और सभी बच्चे भी इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो महक होती है वह 7वीं क्लास में आ गई थी। इसी दौरान जब वो 7वीं क्लास में थी तो एक परिवार आता है। परिवार के अंदर एक पति और एक उसकी पत्नी है। पति का नाम प्रवीण है और पत्नी का नाम सीमा है। पति पत्नी वहां पर एक बच्चे को लेने के लिए आए थे क्योंकि उनकी जिंदगी में सब कुछ था लेकिन एक अपनी औलाद का सुख उन्हें नहीं मिला था। तो वे सोचते हैं कि क्यों ना हम किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें और उसी को अपने साथ रखकर पालने पोसने लगे। वो लोग वहां पर आते हैं और वहां पर अपने लिए एक अच्छा सा बच्चा चुनने लगते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाने के दौरान उनकी नजर पड़ती है महक पर, जो कि एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तो उसके बाद जो सीमा होती है यानी कि प्रवीण की जो पत्नी थी वह महक के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। बातों के दौरान जो महक होती है वह सीमा का दिल जीत लेती है और सीमा उसे ही अडॉप्ट करने के लिए शारदा जी से कहने लगती है। अब शारदा जी जब देखती हैं कि ये महक को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और उन लोगों को महक को गोद दे देती है। वह महक को अच्छी तरह से समझाती है और कहती है बेटी आज के बाद यही तुम्हारे माता पिता हैं और ये लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद महक खुशी खुशी उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बार बार उसे शारदा माँ की याद आया करती है क्योंकि बचपन से उसने शारदा माँ को ही अपनी माँ समझा है और आज वो उससे दूर हो गई है। तो इसी वजह से कभी कभी वह उसके बारे में सोचा करती है और सोचने के बाद अपने माता पिता से उनसे मिलने की जिद किया करती है। अब कुछ दिनों तक तो उसके माता पिता उसे उससे मिला देते हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे महक की पढ़ाई बड़ी क्लासों में पहुंचती है तो उसी दौरान वह शारदा माँ को पूरी तरह से भूल जाती है। जैसा कि महक ने बचपन में कहा था कि उसे पढ़ लिख कर एक टीचर बनना है, वैसा ही महक करती है। अपनी पढ़ाई लिखाई को करने के बाद एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाती है और वहां पर बच्चों को पढ़ाने लगती है। महक का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन फिलहाल वो शारदा माँ को पूरी तरह से भूल चुकी थी। यहाँ पर जो प्रवीण और सीमा है वही उसके माता पिता हैं और उनके बारे में ही वो ज्यादातर सोचा करती है। महक का स्वभाव बड़ा ही दयालु था और वह लोगों पर दया बहुत ज्यादा दिखाया करती थी। इसके बाद महक की उम्र शादी के योग्य भी हो गई थी तो प्रवीण और सीमा उसकी शादी की चिंता करते हैं और अपनी बेटी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल के पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा था। जितना महक के माता पिता के पास था उतना ही राहुल के माता पिता के पास था और राहुल भी एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर था। तो इसी वजह से उन लोगों को ये रिश्ता अच्छा लगता है और वो लोग महक की शादी से तय करा देते हैं। इधर राहुल भी जब महक को देखता है तो देखते ही उसे पसंद कर लेता है और शादी के लिए हामी भर देता है। एक निश्चित मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो महक होती है वह दुल्हन बनकर राहुल के घर में चली जाती है। वह अच्छी तरह से राहुल के माता पिता के पास रहा करती है और उसे सब चीज की समझ है कि ये मेरे सास ससुर हैं और मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। राहुल की इच्छाओं का भी वो सम्मान किया करती थी और परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। शादी को लगभग 1 ही महीना होता है और 1 महीने बाद एक दिन जो राहुल होता है वो उससे कहने लगता है कि महक क्यों ना हम कहीं बाहर खाना खाने के लिए चलें, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं हमारी शादी को और मैं चाहता हूं कि हम तुम दोनों जाकर एक 5 स्टार होटल में खाना खाएं। तो इसके लिए महक पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं इतने पैसे क्यों खर्च करने, लेकिन राहुल कह देता है कि महक हमारी भी पर्सनल जिंदगी है और हमें भी इसे अच्छे से जीना चाहिए। तो महक हामी भर लेती है और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। महक अच्छे से तैयार होती है और तैयार होने के बाद जो राहुल होता है अपनी कार में महक को बिठाता है और बिठाने के बाद एक अच्छे से 5 स्टार होटल में चला जाता है। 5 स्टार होटल में गाड़ी बाहर खड़ी करने के बाद वह महक को लेकर अंदर जाने लगता है, लेकिन अचानक से महक पीछे रुक जाती है और जो राहुल होता है वो 5 स्टार होटल के अंदर पहुंच जाता है। अब जैसे ही राहुल होटल के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बाहर ही खड़ी हुई है और किसी की तरफ देख रही है। तो वह वापस आता है और वापस आकर जब देखता है तो उसकी पत्नी महक एक बुजुर्ग महिला की तरफ देख रही थी जो पागलों की तरह इस 5 स्टार होटल की सीढ़ियों पर बैठी थी और उसे कोई भी ज्ञान नहीं था कि वह कहां पर बैठी हुई थी।
देखने से लग रहा था कि यह कई दिनों से ऐसे भटका करती है, क्योंकि उसके शरीर पर मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े थे और बिल्कुल पागलों की सी दशा उसने बना रखी थी। अब महक को देखने के बाद वह उससे पूछने लगता है कि महक, तुम इसकी तरफ क्यों देख रही हो? तो महक राहुल से कहने लगती है कि राहुल, जो सामने तुम्हें महिला दिखाई दे रही है, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। अब इस बात को सुनकर राहुल बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके माता पिता हैं और कोई उसका सगा संबंधी नहीं है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट इंसान कैसे हो गई। इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि महक, तुम क्या कह रही हो? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, आखिर कौन है ये और तुम इन्हें कैसे जानती हो? और वैसे भी देखने से लगता है कि ये तो कोई भिखारी है और भीख मांगकर अपना समय व्यतीत किया करती है। लेकिन तभी महक कहती है कि इन्हें भिखारी कहने की गलती मत करो, मैं आज जो कुछ भी हूं वो इन्हीं की बदौलत है। अगर ये ना होती तो ना जाने मैं कहां होती, कोई मुझे कहां से कहां ले जाता और मेरे जीवन का क्या होता। इसके बाद जो राहुल है वो उससे पूछने लगता है कि कौन है ये और तुम इसे कैसे जानती हो? तो वो बताती है कि इनका नाम शारदा माँ है और ये एक अनाथ आश्रम चलाया करती हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं इन्हें एक रेलवे स्टेशन पर मिली थी और उसके बाद इन्होंने मुझे अपने पास रखा और रखने के बाद पाल पोसकर इस लायक बनाया कि मेरे माता पिता मुझे उस अनाथ आश्रम से गोद ले आए और उसके बाद मैंने पढ़ लिख करके इस मुकाम को हासिल किया। ये भी इन्हीं की देन है, क्योंकि एक बार जब बच्चे पूछ रहे थे कि कौन क्या बनेगा, तो उसके बाद मैंने इनको देखकर ही टीचर बनने के लिए कहा था और आज मैं तुम्हारे सामने टीचर हूं। अब जब राहुल उस बुजुर्ग महिला की कहानी सुनता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि महक, अगर ऐसी बात है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि ये अनाथ आश्रम चलाया करती थी, तो आज ये खुद बेसहारा की तरह ऐसे क्यों घूम रही हैं। तो उसके बाद महक और राहुल दोनों उस बुजुर्ग महिला यानी कि जिसका नाम शारदा है उसके पास जाते हैं और वहां जाकर महक उससे बात करने लगती है। लेकिन जो शारदा माँ होती है वह महक को पहचानने से मना कर देती है और उसकी किसी भी बात पर कोई भी गौर नहीं देती है। यह बात देखकर महक बड़ी हैरान होती है और उसे तरह तरह की बातें बताने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक रेडी वाला आ जाता है जो उस बुजुर्ग महिला को जाना पहचाना करता था, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वो यहीं पर है और यहाँ पर वह इसी तरह से बैठी रहा करती है। वो महक से कहने लगता है कि बेटी, ये तुमसे बात नहीं करेगी, ये तो एक पागल है, जो भी इसे कुछ खाने के लिए दे दिया करता है तो ये खा लिया करती है और पिछले 3-4 दिन से यहीं पर बैठी हुई है। महक उनकी इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और फैसला करती है कि वो इन्हें अपने साथ ले जाएंगी और इनका अच्छे से इलाज करवाएंगी। इसके बाद महक अपने पति राहुल से कहकर उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और वहां से एक डॉक्टर साहब के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनको छोटी मोटी दिमाग की बीमारी है, जिसकी वजह से ये बार बार अपनी याददाश्त भूल जाया करती हैं और कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको दवाइयां दे देता हूं और इन दवाइयों से ये ठीक हो जाएंगी। उसके बाद महक शारदा माँ को वहां से दवाई दिला देती है और दवाई दिलाने के बाद अपने साथ ले जाती है। वहां पर वह उसकी केयर करने लगती है और सोचती है कि अनाथ आश्रम में ऐसा क्या हो गया जो ये वहां से यहां पर आ गई और इस तरह से क्यों घूम रही हो। इसी बात को सोचकर वह राहुल से उस अनाथ आश्रम पर जाने के लिए कहती है, तो राहुल भी खुशी खुशी उसे वहां से लेकर अनाथ आश्रम चला जाता है। वहां जाने के बाद जब वो लोग शारदा माँ के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शारदा माँ की दिमाग की हालत थोड़ी खराब हो गई है और इसी वजह से अक्सर वो बार बार यहाँ से निकल जाया करती हैं, लेकिन जैसे भी कोई व्यक्ति उन्हें जाना पहचाना करता है तो वो उन्हें वापस यहाँ पर छोड़ जाया करता है। अब फिलहाल समय बदल चुका था, क्योंकि शारदा माँ की उम्र लगभग 60 साल हो चुकी थी और यहाँ पर अनाथ आश्रम को चलाने के लिए और भी महिलाएं आ गई थी और इसी वजह से शारदा माँ की अब कोई वैल्यू नहीं रही थी। इस बात को सुनकर महक को बड़ा ही बुरा लगता है और वह सोचने लगती है कि ऐसे तो नहीं होने दूंगी, मैं शारदा माँ को अपने साथ रखूंगी। तो वह राहुल से इस बारे में बात करती है और कहने लगती है कि राहुल, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो शारदा माँ को मैं अपने पास रख लूं, अगर तुम परेशान ना हो तो जो राहुल होता है वह उसे इस बात के लिए अनुमति दे देता है और कहता है कि महक, अगर तुम चाहती हो तो बेशक से उन्हें अपने साथ रख सकती हो, क्योंकि उनका रूप तुम्हारी माँ के बराबर ही है और तुम्हारी माँ ही है वो एक तरह से, तो मैं भला उन्हें तुम्हारे साथ रहने से क्यों मना करूंगा, बेशक से उन्हें अपने साथ रख लो। क्योंकि राहुल का स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा दयावान है और वो सभी लोगों को देखकर करुणा दिखाया करता है। इसके बाद वे शारदा माँ को वहीं पर रखने लगते हैं और लगभग 6 से 7 महीने इलाज चलने के बाद जो शारदा माँ है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं और अब महक को पहचानने लगती हैं। जब वो महक को पहचानती हैं तो
तो अचानक से महक को इस बात की बड़ी खुशी होती है और उसके बाद जब इस घर के बारे में पूछती है तो महक उन्हें बता देती है कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं टीचर बनूंगी, तो आज मैं टीचर बन गई हूँ और ये मेरे पति हैं, ये भी एक टीचर हैं। इसके बाद शारदा माँ उसकी उन्नति देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देती है। वह पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, तो जो महक होती है उसे पूरी कहानी बता देती है कि किस किस तरह से वो शादी के बाद जब 5 स्टार होटल में खाना खाने गए थे तो आप होटल के बाहर पागलों की तरह बैठी हुई थी और आपको देखने के बाद मुझे एकदम से आपकी शक्ल जानी पहचानी लगी और उसके बाद जैसे मैंने आपको गौर से देखा तो मैं आपको पहचान चुकी थी कि आप मेरी शारदा माँ हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ले आई और अनाथ आश्रम वालों ने बताया है कि आपके दिमाग में थोड़ी सी कमी आ गई है और उसके कारण आप लोगों को भूल जाया करती हो और कई बार ऐसे ही अनाथ आश्रम से निकल गई थी। अनाथ आश्रम में अब स्टाफ बदल चुका था तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने पास रखूं और यहीं पर आपका इलाज कराऊं। उसके बाद शारदा इस पूरी कहानी को सुनने के बाद महक का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, लेकिन महक उससे कहने लगती है कि माँ, आप मेरा किस वजह से धन्यवाद कर रही हो, क्योंकि आपने ही तो मुझे इस काबिल बनाया है जो मैं आपकी मदद कर सकूं। तो जो शारदा माँ होती है वो उससे कहने लगती है कि ठीक है बेटी, अब आप आराम से यहाँ पर रहो और मैं वहीं पर चली जाती हूँ। लेकिन महक उनसे जाने से मना करने लगती है, कहती है कि माँ, क्यों, यहाँ पर क्या है, ये आपका घर नहीं है, आप यहाँ पर रह लो, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो शारदा माँ कहने लगती है कि बेटी, अगर तू मुझे अपनी माँ मानती है तो फिर भी मैं तेरे पास नहीं रह सकती, क्योंकि कहा जाता है कि बेटियों के घर रहना बिल्कुल बेकार होता है और जो बेटियों के घर रहता है उसे पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो मैं बुढ़ापे में पाप क्यों कमाऊंगी, मैं वहीं पर चली जाऊंगी और वैसे भी वो जो अनाथ आश्रम है वो मेरा ही है, मेरी ही प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, तो वहां पर रहने से मुझे कोई भी नहीं रोकेगा और मैं आराम से वहां पर रह लूंगी। ऐसा कहकर शारदा माँ वहां से उस अनाथ आश्रम में चली जाती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं। महक और उसका पति कभी कभी अनाथ आश्रम आया करते हैं और वहां पर शारदा माँ से घंटों तक बातें किया करते हैं और वहां पर पल रहे बच्चों को महक की कहानी भी सुनाई जाती है। जब वो महक की कहानी सुनते हैं तो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि एक बेसहारा लड़की जो कि अनाथ थी वह इतने बड़े मुकाम को हासिल कर सकती है, तो हम लोग इस मुकाम को हासिल क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।